पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से चुनाव में एक विरासत के रूप में जीती थी और लगातार 3 आम चुनाव तक अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए था। इन्हीं को हम लोग कहीं ना कहीं एक दलीय प्रभुत्व के दौर को माने थे और इसके साथ ही हम लोग ये भी जाने थे कि आखिर कांग्रेस इतना मजबूत क्यों था। लगातार 3 आम चुनाव तक 1952 से चुनाव प्रारंभ होता है, लगातार 52, 56 और आपका कहाँ तक जाता है 52, उसके बाद 57 के बाद 62, 3 आम चुनाव तक कांग्रेस मजबूत रहता है। आखिर मजबूती के क्या पीछे कारण रहता है और कांग्रेस किस प्रकार से पहली बार चुनाव में भाग लेती है और भारत में किस प्रकार से चुनाव व्यवस्था को लागू किया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार से चुनाव हुआ, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आई होप आप उसे देखे होंगे, तो आप जाके नहीं देखें तो एक बार जरूर उसे देखेंगे। आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस पार्टी के अलावे और कौन सी पार्टियाँ थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अलावे और कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत एक ही चमत्कारी नेता था, कौन था तुम्हारा? नेहरू था। नेहरू के छवि पर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उस समय तीनों आम चुनाव में जीती थी। इनके अलावा भी कुछ पार्टियां थी, उन्हीं को देखेंगे। और इसके साथ ही चुनाव का सबसे पहले चुनाव का उस समय जो प्रयोग होता था उससे मत पेटी यानी कि वोट गिराने के लिए क्या होता था, एक पेटी होता जिसमें व्यक्ति मोहर मार के कागज मोड़ के गिराता था। लेकिन आज क्या हो गया है, उसके जगह पर ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, इनको भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज है या वर्तमान समय में है, उन सभी पार्टियां किस प्रकार की श्रेणी में रखा जा सकता है उनको देखेंगे और कुछ प्रमुख व्यक्ति को देखेंगे। मिला जुला कर देखें तो आज का मुख्य हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के विशेष तौर पर रहेगा और उनके अलावा जो मुख्य चैप्टर में अगर दो बात हम लोग समझे, ये दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना क्या था, पहला कि कांग्रेस पार्टी का स्थिति क्यों मजबूत था और एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या था, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। इसके अलावा इस समय कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस के अलावा कौन सी पार्टियां थी और कुछ प्रमुख व्यक्ति को देखेंगे और जितनी राजनीतिक पार्टियां थी उन्हें कुछ श्रेणी में रखा जाएगा और आज का वीडियो यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको हम बताना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर हम कुछ पार्टी का नाम लिखे हैं कांग्रेस पार्टी के अलावा। अब ध्यान से देखिए, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1915 में हिंदू महासभा आता है। सबसे पहला सवाल, हिंदू महासभा किनके द्वारा लाया गया, हिंदू महासभा का गठन कब होता है, 1915 में। दूसरा सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना, इसका प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जैसे पूछेगा कि आचार्य नरेंद्र देव का किस पार्टी से संबंध था, तो आपको याद आना चाहिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। मदन मोहन मालवीय का किस पार्टी से संबंध था, आपको याद आना चाहिए हिंदू महासभा। एक आपके लघु का सवाल आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि भारत में वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय दल है। दल दो प्रकार का होता है, आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। दल दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं, एक क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं। राष्ट्रीय दल के अंतर्गत भारत में वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसके अलावा आपको क्षेत्रीय पार्टी में बात करोगे तो कहीं ना कहीं अकाली दल आपको देखने को मिल जाएगा, शिरोमणि दल देखने को मिल जाएगा, शिवसेना का दल देखने को मिल जाएगा। ये राज्य में पार्टी दिखेगा, कहाँ दिखेगा, राज्य में। लेकिन अभी हम लोग केंद्र की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने चुनाव की परिस्थिति में 1952 में प्रारंभ में जो चुनाव हुआ था वहाँ पर चाहे आप केंद्र की स्थिति की बात कीजिए चाहे आप राज्य की स्थिति की बात कीजिए, दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं अपना दबदबा कौन जमाए हुए था, कांग्रेस जमाया हुआ था। कौन जमा हुआ था, कांग्रेस जमाया हुआ था। आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को क्या किए हुए था, मजबूत किए हुए था। तो आपको हमेशा याद रखो इस पॉइंट को कि शुरुआती समय में लगातार 3 आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का पूरा दबदबा रहा है। क्यों रहा था, पिछले वीडियो में देखें तो फालतू भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी के समय पहली पार्टी थी, नेहरू जैसा चमत्कारी नेता था, सभी को अपने अपने में क्या कर रहा है, चाहे गरीब हो चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी को अपने में समाहित कर रहा था, धर्मनिरपेक्ष पार्टी था। इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का और आज़ादी के समय एक लौता पार्टी था, तो कांग्रेस पार्टी आराम से जीत रही। उसके अलावा भी कुछ पार्टियां थी जो कि उसका कौन सी पार्टी थी, विपक्षी पार्टी। कैसी पार्टी थी, विपक्षी पार्टी। तो ये रहा विपक्षी पार्टी स्थापना। और उसके साथ ये आप वर्तमान समय में याद कर लीजिए 6 राष्ट्रीय दल है। आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगा तो अब इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम लोग डायरेक्ट पढ़ना प्रारंभ करेंगे यहीं से। क्या इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी क्या हैं पार्टियां हैं, सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। सबका क्या रहता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा, क्या धर्मनिरपेक्ष अर्थात सभी धर्म को वो अपने में क्या करेगा, समेटने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार से आपका कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी, सबका अपना अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी क्या है राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि
जितनी भी देश में आज भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको जो बांटा जा सकता है निम्नलिखित कोटियों में रखा जा सकता है। आपको हम 4 कोटि पढ़ाएंगे जिसमें आप राजनीतिक पार्टियों को उसके उद्देश्य के आधार पर रख सकते हैं। किसके आधार पर रख सकते हैं? उद्देश्य के आधार पर रख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सी पार्टी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। समझने के तौर पर आप समझ लीजिए कि कौन सी पार्टी कौन से श्रेणी में आज रखा जा सकता है। मेन जो चैप्टर था उसी दिन खत्म हो चुका था और आज जो सिर्फ है एक फॉर्मेलिटी के लिए यानी कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा और कुछ आप समझ विकसित करने के लिए इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए कि जितनी भी राजनीतिक दल है उसे कुछ श्रेणी में रखा जा सकता है। आज हमको 4 श्रेणी पढ़ना है। एक श्रेणी पढ़ना है दक्षिणापंथी, दूसरा पढ़ना है वामपंथी दल, तीसरा पढ़ना है केंद्रवादी दल और चौथा पढ़ना है क्षेत्रीय और वर्गीय दल। ध्यान से देखिए कितना दल पढ़ना है, कितना कोटि हम लोग को पढ़ना है, यानी कितने कोटियों में यानी कि कितने क्षेत्रों में आप राजनीतिक पार्टी को रख सकते हैं। तो आपको कितना पढ़ना है? 4। कितना पढ़ना है? 4। ध्यान से देखिए कौन कौन सा है। ध्यान से पहला दक्षिणापंथी दल। दक्षिणापंथी दल क्या होता है उसको समझेंगे। प्रथम एक बार हम लोग लिख ले, ठीक है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आज दक्षिणापंथी दल। आइए पढ़ते हैं एक बार किताब से, उसका हम आपको समझाते हैं कि दक्षिणापंथी दल क्या था, ठीक है। ध्यान से देखिए दक्षिणापंथी दल क्या, सुनिए ध्यान से। ये ऐसे दल हैं जो यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि दक्षिणापंथी दल किसी भी परिवार का परिवर्तन करना नहीं चाहते, जैसा स्थिति है वैसा बनाए रखना चाहता है। आगे सुनो, वे क्रांति या उग्र परिवर्तन का विरोध करते हैं ताकि समाज में उच्च या विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की स्थिति सुरक्षित रहे। ध्यान से देखो यह क्या कहता है, जो दक्षिणापंथी दल समर्थित पार्टी होती है वो कहता है क्या, जैसा स्थिति है वैसा स्थिति रहने दो, ठीक है। क्या कहता है? जैसा स्थिति है वैसा स्थिति रहने दो, समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने दो, उग्र परिवर्तन यानी जल्दी परिवर्तन नहीं करो। अगर आप समाज में जैसा स्थिति है वैसा बनाए रखने चाहते हो, परिवर्तन करना नहीं चाहते हो, क्रांति करना नहीं चाहते हो, इसका मतलब सिंपल सा है कि समाज में जिसके पास विशेषाधिकार है, क्या है? विशेषाधिकार है, यानी कि जो पक्ष मजबूत है आप हमेशा उसी को क्या रखना चाहते हैं? मजबूत रखना चाहते हैं। आप किसी दूसरे वर्ग को आगे ले जाने के लिए नहीं चाहते हैं। दक्षिणापंथी क्या कहता है? जैसा स्थिति वैसा रहने दो, परिवर्तन कोई सा भी ना करो, जिसके पास जैसा स्थिति है वैसा, जो गरीब है गरीबी रहने दो, अमीर है तो अमीर रहने दो। तो सिंपल सा कहीं ना कहीं दक्षिणापंथी जो दल दिख रहा है वो आपको जनता के पक्ष में नहीं दिख रहा है। किसके पक्ष में नहीं दिख रहा है? जनता के पक्ष में नहीं दिख रहा है। आगे सुनो, समाज के उच्च विषय प्राप्त वर्गों को स्थिति सुरक्षित रहे, प्रतिक्रियावादी होने के नाते वो किसी धर्म, जाति या नस्ल की उत्तमता का गुणगान करते हैं तथा लोगों को सांप्रदायिकता की भावनाओं को उकसाकर अपनी लोकप्रियता का परिचय देते हैं। ध्यान से देखो ये जो दल होगा, दक्षिणापंथी दल होगा, वो कहीं ना कहीं किसी धर्म से संबंध रखेगा, चाहे किसी जाति से संबंध रखेगा, चाहे वो किससे रखेगा? संप्रदाय से। इनसे संबंध रख के क्या करेगा? इनके आधार पर राजनीति करेगा और इनके आधार पर क्या करेगा? सांप्रदायिक भावना को भड़काएगा। किसको भड़काएगा? सांप्रदायिक भावना को ये क्या करेगा? भड़काएगा। और एक पार्टी को दूसरे पार्टी, एक दल को एक जाति को या एक धर्म को दूसरे दल से क्या करेगा? दूसरे धर्म से लड़वाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा। कहने का अर्थ क्या है? ये लोग धर्म और जाति के आधार पे क्या करेगा? राजनीति करेगा। किसके आधार पे राजनीति करेगा? धर्म और जाति के आधार पे क्या करेगा? राजनीति करेगा। आगे देखिए क्या लिखता है, लोकप्रियता परिचय देते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे दल पूंजीपति, भूपति तथा गुरुओं, धर्म गुरुओं की हितों की रक्षा करते हैं, जैसे समाज के पिछड़े वर्गों की हितों की ठेस पहुंचती है। केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी तथा राज्य स्तर पर पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना दल, केरल में मुस्लिम लीग आदि इसी उदाहरण कहे जा सकते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये पार्टियां जो संचालित होगी कहीं ना कहीं समाज में पूंजीपति वर्ग को फायदा होगा। किस वर्ग को फायदा होगा? पूंजीपति वर्ग को फायदा होगा। दूसरे पॉइंट पर जो अमीर होगा, भूपति वर्ग होगा, यानी जिसके पास भूमि होगा, उसको फायदा होगा। और इसमें धर्मगुरु यानी कि धर्म को कहीं ना कहीं एक दूसरे से इसमें सांप्रदायिक भावना को लड़ाने का प्रयास किया जाता है, तो धर्मगुरु का आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? हस्तक्षेप दिखेगा। यानी कि एक लाइन में आप बोलो तो ये समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, जिसका जैसा स्थिति वैसा करेगा। धर्म जाति के नाम पे लड़ाओ और उसके बाद क्या करो? अपना राजनीतिक रोटियां सेको। जैसे कि 2-3 पार्टी तुम्हारी किताब में नाम दिया गया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। अब देखो नाम दिया गया है, ठीक है, किसी का किसी पार्टी से संबंध है तो आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, जो लिखा है हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप समझाने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी आपका दक्षिणापंथी में रखा गया है। उसके साथ ही आपका क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी। अगर राज्य स्तर पर देखेगा तो पंजाब में अकाली दल, पंजाब में कौन सा दल देखने को मिलेगा? अकाली दल।
और महाराष्ट्र में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? शिवसेना। महाराष्ट्र में कौन सा दल देखने को मिलेगा? शिवसेना। और इसके साथ ही आपको केरल में आपको क्या देखने को मिलेगा? मुस्लिम लीग। केरल में क्या देखने को मिलेगा? मुस्लिम लीग। यानी कि ये सब पार्टियां जो आपका है किस कोटि में रखा जाता है? दक्षिणापंथी दल के अंतर्गत, यानी कि दक्षिणापंथी में रखा जाता है। दक्षिणापंथी का अर्थ आप समझे क्या? स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जैसे का तैसा बनाए रखेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, धर्म जाति के नाम पर राजनीति करेगा। पूंजीपति भूपति धर्म गुरु का, यानी कहीं ना कहीं जो धर्म का व्याख्या करता है, जिसको आप धर्म गुरु बोलते हो, उसका इस दल पे नियंत्रण रहता है। उनके द्वारा भी राजनीतिक भावना, सांप्रदायिकता भावना को क्या किया जाता है? भड़काया जाता है, ताकि व्यक्ति धर्म जाति के नाम पे लड़े और क्या करे? चुनावी जो पार्टियां होगी वो अपना रोटियां को सेके। और ये किसी प्रकार का परिवर्तन करने वाला नहीं है। जैसा समाज में वैसा रहो, गरीब है तो गरीब रहो, अमीर है तो अमीर रहे, उसका क्या बने? सिर्फ सरकार बने। जैसे भारतीय जनता पार्टी, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना और केरल में कौन है? मुस्लिम लीग। ये आपका पॉलिटिकल का है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे दल को देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लोग वामपंथी। क्या देखेंगे? वामपंथी। ठीक है, कौन सा दल देखेंगे? वामपंथी। अब ध्यान से देखो, कहे क्या? अगर ये सारा का सारा उद्देश्य अगर किसी पार्टी का रहेगा, यानी परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, धर्म जाति का आधार पर रहेगा, जितना जिसका जिस पार्टी का उद्देश्य होगा उसको आप किस श्रेणी में ला के थवाड़ देंगे? आप दक्षिणापंथी श्रेणी में। अब वामपंथी दल का उद्देश्य क्या होता है? ध्यान से देखो, ये ऐसे दल है जो क्रांति या बड़े परिवर्तन का आह्वान करके यथास्थिति को पलट देना चाहते हैं। जस्ट अपोजिट, इस दल का व्यक्ति क्या चाहता है? बड़ा बड़ा क्रांति करके यथास्थिति को क्या करना चाहेगा? तुरंत बदलना चाहेगा। यानी कि समाज में आपका ये क्या करेगा? परिवर्तन। समाज में ये क्या करेगा? परिवर्तन। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट दक्षिणापंथी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता है। अगला पॉइंट देखो ध्यान से, एक एक लाइन को समझो। ये समाज के उच्च या संपन्न वर्गों की हितों पर प्रहार करते हैं, ताकि किसान, मजदूर, दलितों, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा की जा सके। यानी कि ये समाज में जो आपका उच्च वर्ग है, समाज में उच्च वर्ग कहने का अर्थ है क्या? जो अमीर वर्ग है उसके हित पर ये क्या करेगा? प्रहार करेगा। प्रहार का मतलब है क्या? उसके सपोर्ट में बात नहीं करेगा। और ये समाज के जो गरीब वर्ग है, यानी एक लाइन में वर्ड करे, निम्न वर्ग। क्या वर्ग है? निम्न वर्ग है, उनके हित की बात करेगा। यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं तरीके से दिख रहा है कि समाज के गरीब, वंचित, शोषण वर्ग के जो व्यक्ति है उनका सपोर्ट यानी समर्थन का चर्चा करेगा, उनकी हित की बात करेगा और उच्च वर्ग की स्थिति पर क्या करेगा? प्रहार करेगा। जस्ट इसका क्या है? अपोजिट। आगे सुनो क्या लिखता है। ये गरीबी, बेकारी, अज्ञानता, बीमारी, भूखमरी, मकान के जैसे राज की गरीबी, बेकारी, अज्ञानता, बीमारी, भूखमरी, यानी कि राज की ये किस समस्या पर काम करेगा? गरीबी, भूखमरी, बेकारी, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचारी इत्यादि पर क्या करेगा? काम करेगा। इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का आपका उद्देश्य सही दिख रहा है। आगे सुनिए क्या किस पर काम करता है ये। बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, राज्यों के दोषों का निराकरण करना चाहिए, निजी संपत्ति का राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए, ताकि धनी लोग गरीबों का शोषण दमन न कर सके। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि ये पूरी तरीके से सभी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने चाहती है। जितना भी क्या कहते हैं निजी क्षेत्र होगा उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, ताकि गरीबी, भुखमरी इत्यादि चीज़ों को क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके। भारत की कुछ पार्टियां अगर बात कीजिएगा, इस श्रेणी के अंतर्गत कौन आ जाएगा? आपका कौन सा पार्टी आ जाएगा? जैसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरे नंबर पर आपको इसी पार्टी के अंतर्गत दिखेगा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। कौन पार्टी दिखेगा आपको? बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आप देखने में मिले, सोशलिस्ट पार्टी इसी को बोला जाता है इंग्लिश में, बहुजन समाजवादी पार्टी। उसके बाद आपको क्या देखने मिल जाएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी और आपका समाजवादी पार्टी। कौन पार्टी थी? समाजवादी पार्टी इत्यादि। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखो, हम दो प्रकार का श्रेणी बनाए, एक दक्षिणापंथी बनाए, एक वामपंथी बनाए। ध्यान से देखो, जितना राजनीतिक दल बनेगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, जिसके आधार पे वो इलेक्शन लड़ेगी, वो अपने उद्देश्य को जनता के सामने रखेगा। पहला दक्षिणापंथी पार्टी वैसे पार्टी को बोलेंगे जिसका उद्देश्य क्या रहेगा? देश में जैसा स्थिति है वैसे स्थिति रहेगा, परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। सिंपल सी बात है, परिवर्तन आप करना नहीं चाहते हैं तो उच्च वर्ग का जो स्थिति है वो रहेगा ही, और निम्न वर्ग का स्थिति गरीबी वाली जो वो सब दिन के लिए रहेगा, क्योंकि
क्योंकि आप परिवर्तन करना नहीं चाहते। राजनीतिक दल का सबसे बड़ा काम क्या है? निम्न वर्ग की स्थिति यानी गरीबी की स्थिति को क्या करना? ऊपर ले जाना, है ना। मेन स्थिति यही काम है, जाति धर्म का तो आपका काम नहीं है। लेकिन जो दक्षिणापंथी की कोटि में रहते हैं वो जाति धर्म के आधार पर क्या करना चाहते हैं? राजनीति करना चाहते हैं। जिस भी दल का इस प्रकार का उद्देश्य रहेगा राजनीति के धर्म के नाम पर राजनीति करना, जैसा स्थिति है वैसे बनाए रखना, तो वो दक्षिणापंथी आ जाएगा। ठीक इसका अपोजिट, जिसका काम देश के हित में होगा, उच्च वर्ग पर अपना प्रहार करेगा और निम्न वर्ग की जनता को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। देश की मुख्य समस्या गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि पर अगर वो काम करना चाहेगी, वैसी पार्टियों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? आपका वामपंथी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। एक लाइन में, दक्षिणापंथी जैसे कुतैसा धर्म के नाम पर राजनीति, वामपंथी आपका देश की मुख्य समस्या पर काम करेगा, स्थिति में परिवर्तन करना चाहेगा और गरीबी, भुखमरी इत्यादि पर यह क्या करेगा? काम करेगा। कौन सी पार्टी? वामपंथी। और दक्षिणापंथी जैसे को तैसा धर्म के आधार पर राजनीति। तो भारत में आपको मुख्यतः यही दो प्रकार की पार्टी दिखेगी। तो वामपंथी के अंतर्गत आपको कौन सी पार्टी? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी दिख जाएगी, समाजवादी पार्टी दिख जाएगी, बहुजन समाजवादी पार्टी दिख जाएगी। ये सब पार्टी किसके अंतर्गत आता है? वामपंथी दल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान से, इसके अलावा दो पार्ट दो छोटा छोटा कोटि बनाया गया। देखो क्या है, एक है केंद्रवादी दल और एक है क्षेत्रीय व वर्गीय दल। दोनों का अपना अपना उद्देश्य होगा। एक क्या है? केंद्रवादी दल। तीसरा नंबर पे, यानी जितना भी पार्टी है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, इसके आधार पे उसको क्या कर दिया गया? बांट दे। केंद्रवादी दल। दूसरा क्या है? क्षेत्रीय या वर्गीय दल। दोनों को एक ही बार में खत्म करते हैं, दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दक्षिणापंथी और वामपंथी। ठीक है, सुनिए ध्यान से। केंद्रवादी दल क्या है? कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो ना दक्षिणापंथी है ना वामपंथी, बालिक दोनों के बीच में रखती है। यह पार्टियां उदारवाद और समाजवाद का विचित्र मिश्रण चाहती है। देश में निजी अर्थव्यवस्था बनी रहे, नियोजन द्वारा देश की आर्थिक विकास हो, किसी महत्वपूर्ण धंधे में जनहित में राष्ट्र कल्याण, समाज के दुर्बल पिछड़े वर्ग जन कल्याण, देश में सर्वधर्म संभाव की कायम हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस कोटि में रखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ध्यान से देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समझाते हैं क्या? एग्जाम्पल डायरेक्ट ले लेते हैं इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस पार्टी के अंतर्गत आता है, यानी क्या? केंद्रवादी दल के अंतर्गत। और एक दल है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कौन पार्टी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देखो ध्यान से, ये पार्टी जो है ना तो दक्षिणापंथी को सपोर्ट करेगा ना वामपंथी, यानी ना किसी जाति को सपोर्ट करने के तैयार है, ना धर्म के आधार पर राजनीति करेगा, ना ही वो पूरी तरीके से क्या करेगा? विकास का बात करे। ये पार्टी सर्वधर्म संभाव, यानी कि राजनीति पर भी ये धर्म का भी विकास करेगा, राज्य का विकास करेगा। दोनों का क्या है? बीच का मिश्रण है। निजी क्षेत्र का भी विकास करना चाहेगा, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना। अब ध्यान से देखो, क्या अगर कहीं ना कहीं पलड़ा बराबर रहना चाहिए। एक तो आपका जातीय सपोर्ट कर रहा था और वामपंथी वाला डायरेक्ट गरीबी सपोर्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं पलड़ा बराबर रहना चाहिए। और आप देखो, जो आपका केंद्रवादी पार्टी है वो क्या कहता है? क्या सर्वधर्म क्या कहते हैं? संभाव, यानी क्या सभी धर्म पर भी हमारा क्या नजर रहेगा, सभी धर्म का विकास भी होगा। लेकिन वामपंथी के अंतर्गत कोई धर्म का चर्चा नहीं हो रहा था, वामपंथी के अंतर्गत धर्म का चर्चा नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो आपको दिखेगा, कौन दिखेगा? केंद्रवादी दल। कौन सा दल दिखेगा? केंद्रवादी दल। ये बीच का रास्ता, यानी कि विकास को भी देखेगा और धर्म दोनों को साथ में लेके क्या करेगा? विकास करेगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझ लो। क्या वामपंथी और दक्षिणापंथी के दोनों का जो विचित्र मिश्रण देखने को मिलेगा वो किसमें दिखने मिलेगा? केंद्रवादी दल में। किसमें देखने मिलेगा? केंद्रवादी दल में। मान लो कल तुम अपने आप को एक पार्टी बनाओ और जिसमें क्या करो? क्या धर्म का आधार बना दो, धर्म के आधार पर राजनीति करो, परिवर्तन ना करो तो दक्षिणापंथी, दूसरा गरीबी भुखमरी पर काम कर लो तो वामपंथी। दोनों को, धर्म को और गरीबी भुखमरी दोनों काम करो, यानी कि राज्य में जो समस्या बना हुआ है अमीरी गरीबी सबके काम करो और धर्म पे भी काम करो। दोनों पर करेगा तो किस दल में लेकर चल जाएगा तुम? केंद्रवादी दल। किस दल में लेकर जाएगा? केंद्रवादी में क्या होगा? दोनों का मिश्रण, यानी समाज के उच्च वर्ग निम्न वर्ग सब का काम होगा और धर्म का भी क्या होगा? इसमें काम होगा। धर्म को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए, किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखता है। क्षेत्रीय वर्गीय दल क्या? सुनो,
कुछ ऐसे दल भी जो किसी क्षेत्र तक सीमित है तथा वहां के लोगों के हित के लिए संघर्ष करते हैं। उनका सारा कार्यक्रम विशेष क्षेत्र या संप्रदाय के लिए होता है। जैसे असम में असम गण परिषद, ध्यान से एक बार पहले सुनो, उसके बाद हम समझाते हैं। क्या क्षेत्रीय वर्गीय दल क्या होगा कि पूरे देश के लिए काम नहीं करेगा। क्या होगा? पूरे देश के लिए काम नहीं करेगा, ये किसी खास क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहेगा और यही क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेगा? काम करेगा। यही क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेगा? काम करेगा। यानी क्या उससे पूरे देश से लगाव उसको कोई जरूरत नहीं। मेरा एक क्षेत्र है, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे सांस्कृतिक लगाव के आधार पे हो, हम उसी क्षेत्र में क्या करेंगे? जब राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधने के लिए जब क्या करेगी? राजनीति करेगी, तो वैसे पार्टी को क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय या वर्गीय दल। यानी क्या वो अपने क्षेत्र का ही बात करे, वो पूरे देश का चर्चा करने वाला नहीं है, वो किसी क्षेत्र विशेष से अपना क्या करेगा? संबंध रखेगा। जैसे आपका असम में एक पार्टी देखने को मिलता है, असम में इसका एक पार्टी है जिसका नाम है असम गण परिषद। कौन सा पार्टी है? तो इसका संबंध पूरे देश से नहीं। असम में कौन पार्टी है? एक असम गण परिषद, ठीक है, ये असम में देखने को मिलेगा। कौन पार्टी? असम गण परिषद, ठीक है। दूसरा पार्टी नागालैंड में आपको नागा राष्ट्रीय परिषद, ठीक है, नागा राष्ट्रीय परिषद। सिंपल सी बात है, क्या ये पूरे देश के लिए नहीं, सिंपल सा कहाँ के लिए रहेगा? नागा के लिए। कहाँ रहेगा? नागा मतलब नागालैंड के लिए, ठीक है। नागालैंड में ये कहाँ मिलेगा आपको? नागालैंड में, ठीक है। अगला देखो, जैसे बात है मिजोरम में, मिजो राष्ट्रीय मोर्चा। मिजोरम में क्या देखने मिलेगा? मिजो राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है। अगला क्या देखने मिलेगा? दार्जिलिंग में गोरखा लीग। दार्जिलिंग में आपको कौन सा देखने मिलेगा? गोरखा लीग। और कौन सा आपको देखने मिलेगा? झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा। सिक्किम में सिक्किम संग्राम। उतना नहीं देखो, उतना आदि देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जो क्षेत्रीय वर्गीय पार्टी हो वो किसी विशेष क्षेत्र से अपना संबंध रहेगा, चाहे सांस्कृतिक लगाव के चाहे अलगाव के आधार पे, वो अपना क्षेत्र का ही चर्चा करेगा, दूसरे क्षेत्र से उनको कोई मतलब होने वाला नहीं है। जैसे चर्चा कर लो कि असम में असम गण परिषद है, वो असम के बारे में सोचेगा। नागालैंड में नागा राष्ट्रीय परिषद, वो नागालैंड के बारे में सोचेगा। मिजोरम में जो मिजोरम राष्ट्रीय मोर्चा है वो मिजोरम की। यानी क्या, अगर कोई पार्टियां हैं उसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष या राज्य से है तो वो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्रीय या क्या हो जाएगा? आपका वर्गीय दल कहलाएगा। वहीं पर क्षेत्र क्या कहते हैं? केंद्रवादी है, तो जहां पर आपको दक्षिणापंथी वामपंथी का मिश्रण देखने को मिलेगा। वामपंथी का डायरेक्ट कहीं ना कहीं संबंध किससे रहता है? जनता की गरीबी से होता है, निम्न वर्ग की जनता रहता है, डायरेक्ट वो विकास करेगा। और आपका एक पंथ कौन हुआ? दक्षिणापंथी। दक्षिणापंथी वो उसको कोई मतलब नहीं है, उसका राजनीतिक रोटियां सीखे, धर्म जाति के आधार पर वो क्या करेगा? राजनीति करेगा। तो ये चारों टॉपिक है, चारों कोटि है जिसमें राजनीतिक पार्टी को आप रख सकते हो। आपके नजरिए से कौन कौन सा पार्टी कहाँ है आप खुद भी बता सकते हो, लेकिन एक जो किताब दिया गया, अगर सवाल पूछेगा कौन सी पार्टी किस श्रेणी में रखा, जैसे पूछा जाए क्या असम गण परिषद, तो सिंपल सी बात है एक क्षेत्र विशेष से है, तो दक्षिणापंथी वामपंथी नहीं होगा, वो कहाँ चल जाएगा? आपका केंद्रवादी क्षेत्रवादी पार्टी में चल जाएगा। जैसे पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका कहाँ चल जाएगा? केंद्रवादी पार्टी के अंतर्गत चल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसका अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का क्या? मतदान के बदलते तरीके। ध्यान से देखिए, मतदान के बदलते तरीके का अर्थ कहने की इतना ही समझो, मुख्य टॉपिक को तुमको बता देते हैं, ठीक है, और उतना ध्यान मत रखो। मतदान के बदलते तरीके, मतदान यानी वोट गिराने का बदलता तरीका, ठीक है। सुने ध्यान से, प्रथम आम चुनाव में क्या हुआ था? पहली आपको पता चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, और जिसका चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन था। सुनिए ध्यान से, और उसमें हुआ क्या था? हर एक उम्मीदवार के लिए एक पेटी रखा था। चुनाव समय क्या हुआ था? हर एक उम्मीदवार के लिए एक पेटी रखा गया था, ठीक है, और पेटी और हर एक व्यक्ति एक मुहर दिया जाता था, मुहर वो मारता था, ठीक है, जो कागज होता था, और बॉक्स पे ले जाकर वो गिरा देता था। अब क्या कहते हैं, शायद पंच उनके चुनाव में अभी भी देखने को मिलता है, उसको मिला गिराता। एक बार किताब पढ़ दो, उसके बाद अपन समझाते हैं। सुनिए, एक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाती जिस पर उम्मीदवार का चिन्ह अंकित होता था। प्रत्येक मतदाता एक खाली मतपत्र दिया जाता था, यानी खाली मतपत्र, जिस पर वो क्या करता था? अपनी पसंद के उम्मीदवार को पेटी में डाल देता था। क्या
तो एक मतपत्र दिया गया, ठीक है, सिंपल सा था, पहले मोहर का सिस्टम नहीं था। शुरुआती समय में हर एक उम्मीदवार के लिए क्या कर एक एक पेटी को रख देता था और तुमको एक कागज देगा, ठीक है, और जो उम्मीदवार हमको पसंद है उसका उस पर फोटो बना हुआ है उसमें ले जाके गिरा दो। मोहर वाला बात इधर है। शुरुआती समय में क्या था, 1952 पहली आम चुनाव में हर एक मतदान केंद्र पर क्या किया, एक पेटी रखा गया, पेटी पर नाम लिखा गया और उस व्यक्ति का क्या बनाया गया, चिन्ह बनाया गया। तुमको एक खाली मतपत्र दिया गया, तुमको जो पसंद है उसमें ले जाके कागज को क्या करो, गिरा दो, ठीक है। आगे सुनो, पसंद के अनुसार उम्मीदवार को पेटी में डाल देता था। मत पेटियों को तैयार करने में बहुत परिश्रम समय लगता था और अतः शुरुआती चुनाव का बाद यह तरीका बदल दिया गया। अब मतदाता हर उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता मतपत्र के पसंद के उम्मीदवार के नाम में मुहर लगाना होता था और यह तरीका 40 वर्ष तक अपनाया गया। ध्यान से देखो, शुरुआती समय में क्या हुआ था, 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ था, क्या किया गया था, हर एक व्यक्ति के लिए एक पेटी रख देता था, उस पर क्या कर दिया, एक फोटो बना दिया और आपको एक खाली मतपत्र दे दिया, इसमें से जो आपको पसंद है इसमें जाके क्या करो, गिरा दो, इसमें जाके क्या कर दो, गिरा दो। मान लो यहाँ पर ये ए था, बी को चिन्ह था, एक सी चिन्ह था, एक डी था, तुमको खाली पत्र दिया, तुमको जो पसंद है उसमें ले जाके डिब्बा में गिरा दो। पहला हुआ। लेकिन दूसरा, इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगता था, काफ़ी दिन लग जाता था बनाने में। लेकिन दूसरा चुनाव में क्या हुआ, जो कि लगातार 40 वर्ष तक चला, इसमें हुआ क्या, पेटी एक ही रखा गया। पेटी कितना रखा गया, एक ही रखा गया। अब यहाँ पर जो आप सुने होंगे, मोहर वाला सिस्टम कर दिया। मोहर वाला सिस्टम ये से हो गया, ठीक है, और यहाँ पर नाम लिख दिया और यहाँ पर क्या दिया, उसका चिन्ह दे दिया। यहाँ पर नाम, उसका चिन्ह, यहाँ पर नाम, उसका चिन्ह दे दिया और इस पर क्या कर दिया, मोहर लगाने के लिए एक दे दिया। मोहर उठा के मारता और व्यक्ति इस प्रकार से मोड़ता था। अब ध्यान दे, वोट बोकस कैसे हो जाता, जब आप इसको इस प्रकार से मोड़िएगा, अगर यहाँ पर छाप दिए तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप इस प्रकार से मोड़िएगा तो यहाँ पर छाप यहाँ आ जाएगा। तो इस कारण इस वोट को क्या माना जाता था, वोकस। इसलिए इसका मोड़ने का तरीका क्या था, इसको ऐसे मोड़िए, यानी क्या, इसको फोल्ड जो करना है आपको लंबा लंबी करना है। जब आप लंबा लंबी कीजिएगा, अगर यहाँ पर मोहर मारे तो ये आपका कहाँ आएगा, यहाँ, तो इसका वोट तो इसी का आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो वोट को वोकस नहीं माना। वोकस का अर्थ होता है क्या, किसी के पक्ष में वोट का नहीं जाना। वोकस वोट देने में व्यक्ति क्या कर दिया है, मतदाता गड़बड़ा दिया है, ठीक है। तो शुरुआती दिन में मतपत्र और क्या रखा जाता था, हर एक के लिए एक एक बक्सा और एक खाली मत देता था, जिसमें आपको जा गिराना है, गिरा दीजिए, वो वोट उसका हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ही मत पेटी रखा जाता था, एक मतपत्र देता जिस पर नाम होता था और फोटो होता था और व्यक्ति क्या करता है, जो पसंद उसमें मोहर मार के ला के इसमें रख देता था। ये भी चला 40 वर्ष तक। कितना वर्ष तक चला, 40 वर्ष के बाद। लेकिन स्थिति में और भी परिवर्तन आया। हुआ क्या, 1990 के दशक में अंत में चुनाव आयोग ने ईवीएम का प्रयोग किया। ध्यान से देखो, चुनाव आयोग का अर्थ क्या है, भारत में जो चुनाव करवाया जाता है वो चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। चुनाव आयोग क्या करता है, इसमें परिवर्तन कर देता है। 1990 के दशक में क्या कर दिया, इसको भी हटा दिया जाता है, ठीक है, और इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, ईवीएम का। किसका प्रयोग किया गया, ईवीएम का, जिसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ, ईवीएम का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहला मतपेटी रखा जाता था हर एक के लिए अलग अलग, बाद में सबके लिए एक ही मतपत्र दिया गया, जो कि इसमें नाम के आगे मोहर लगाता था। उसके बाद चुनाव आयोग इसके स्थान पर क्या ला दिया, ईवीएम ला दिया। तो ईवीएम के पता है, आप बटन दबाइएगा, उसमें बटन रहता है, पूरा कंप्यूटराइज रहता है, जिस पे आप बटन दबाएंगे उस पर वोट चले जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर पे जरा एक ही बार क्या कर लिया जाता है, गिन लिया जाता है। ईवीएम तो आप देखे होंगे। और यहाँ से एक ही सवाल बनता है का ईवीएम का प्रयोग, क्या पूछेगा, ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में कब से प्रारंभ हो गया, ठीक है। ईवीएम का प्रयोग, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहेगा, आज तक पूछा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है पूरा। क्या ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में कब से प्रारंभ हुआ, क्या सवाल है, ईवीएम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ पूरे देश में, तो 2004 में। तो कितना फेज में बदला, पहला फेज क्या था, हर एक के लिए मतपेटी होता था, एक खाली मतपत्र देता था, गिराना। दूसरे में क्या हुआ, एक मतपेटी, क्या हुआ, सबके आगे एक मतपत्र दिया जिस पर व्यक्ति मोहर लगा, गिरा। तीसरा में क्या आ गया, ईवीएम, क्या आ गया, ईवीएम आ गया। और ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में कब प्रारंभ हुआ, 2004 से। कब हुआ, 2004 से ईवीएम का प्रयोग क्या होने लगा, पूरे देश में इसका प्रयोग होना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही हमारा क्या कहते हैं, मतदान के बदलते तरीके का भी क्या हुआ, ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव पर। अब ध्यान से देख लो, कुछ व्यक्ति के बारे में देखेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक उतार लेना, ठीक है। बाकी के अलावा आज का इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और चैप्टर हमारा क्या होगा, समाप्त होगा। अब हम तो आपको बताते जाते हैं, ठीक है। आप चाहो ऑब्जेक्टिव लिख लो या नहीं तो हम लिख देते हैं, ठीक है।
कुछ ही पॉइंट को हम लिखेंगे, ठीक है। कुछ पार्टी को देखेंगे और उस पार्टी का संस्थापक को देखेंगे जो कांग्रेस के अलावा था, जो कांग्रेस के क्या था, अलावा पार्टी। चैप्टर वहीं खत्म था। कांग्रेस का स्थिति का मजबूती दिखा, कहाँ मजबूती था आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर ही खत्म था, लेकिन ऑब्जेक्टिव के कारण हमको दूसरा वीडियो लेना पड़ा। सुनिए ध्यान से। स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल का पहला शिक्षा मंत्री, ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद कर लेना, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन रहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। सोशलिस्ट को क्या बोला? समाजवादी पार्टी, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन रहा आपका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव। कौन रहा? आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाम सुने हुए होंगे, बाबा भीमराव रामाजी अंबेडकर, है ना। बी आर अम्बेडकर कर देते हैं, अपन शॉर्ट कर देते हैं, उतना बड़ा कौन लिखे। बी आर अम्बेडकर। 2-3 ऑब्जेक्टिव है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, किसके? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, किसका? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, कौन करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अम्बेडकर जी। अगला देखिए, हटाइए सब पॉइंट को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, शायद आपको याद भी होगा, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। हिंदू महासभा का नेता, भारतीय जनसंघ का संस्थापक। श्यामा प्रसाद, ठीक है। भारतीय जनसंघ जो पुराना था उसी का नाम चेंज हुआ है किसमें? भारतीय जनता पार्टी में, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान से देखिए। पहला, हिंदू महासभा का भी नेता था, ठीक है। हिंदू महासभा का नेता, हम मुख्य चीज़ लिखाते हैं, फालतू का पूरा लिखो फायदा नहीं, ठीक है। और इसके साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या दिखता है आपको? भारतीय जनसंघ का संस्थापक। किसका? जनसंघ, इसी का अभी नया नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ का संस्थापक, जनसंघ पार्टी का संस्थापक। अगला सुनो, स्वतंत्र के बाद नेहरू के, हटाओ इसे पॉइंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनका मृत्यु हुआ था, पर गिरफ्तार हुआ था, हिरासत में ही मौत हो गया था। किसका? तुम्हारा क्या कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक गिरफ्तार हुआ था, ठीक है, जेल गया था, उसी में हिरासत में ही इसका मौत हो चुका था। उतना डीप मत जाओ, ठीक है। अगला सुनो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस से ही साम्यवादी 1941 अलग हुआ, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था 1967 सत्ता जो हस्तांतर, हटाओ इसे पॉइंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। मेन टॉपिक आपको लिखा देते हैं। अगला पॉइंट लिखो, भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष रहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक व्यक्ति और नाम आता है जो कि भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा है? भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और आपको देखने को मिलेगा बलराज मधोक के नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी इसी जनसंघ में, ध्यान से देखो, भारतीय जनसंघ का और नेता हम आपको यहीं पर ऐड कर देते हैं।
ठीक है। संस्थापक नेता, संस्थापक कौन रहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता, ध्यान से सुन लो कौन कौन रहा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहला, ये तो है ही, क्या कहते हैं, किसका नेता है आपका? भारतीय जनता पार्टी। और दो व्यक्ति के नाम याद कर लो जिसका संबंध किस पार्टी से आपको दिखेगा? दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय जनसंघ से संबंध दिखेगा। किस दल से? भारतीय जनसंघ से संबंधित। इससे पहले आपको समाजवादी पार्टी से राम मनोहर लोहिया और दो व्यक्ति और बताए थे जिसका संबंध सोशलिस्ट पार्टी से था। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनसंघ पार्टी से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध दिखता है, दूसरे पर दीनदयाल उपाध्याय का, और तीसरा इसमें भारतीय जनसंघ पार्टी जो मिला हुआ दिखता है वो कौन दिखता है? बलराज माधोक। कौन देखने को मिलता है? बलराज माधोक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि इनमें से कौन सा पार्टी, कौन सा व्यक्ति का किस पार्टी से संबंध है। बलराज माधोक का भी संबंध किस पार्टी से आपको दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी। अब अंतिम पार्टी पढ़ेंगे हम लोग, स्वतंत्रता पार्टी, और अंतिम टॉपिक आज का, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, इस पार्टी के नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, ओमी, मीनू मिसानी, पुराने कांग्रेस नेता कर रहा। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी का जो इसका जो नेतृत्व करने वाला, इसमें प्रमुख नेता जो था, पहला था सी राज गोपालाचारी, अगला था के.एम. मुंशी, ठीक है, अगला इसका है एन.जी. रंगा, ओमी मिनी मसानी, एमू मिनी मसानी। आगे देखिए, चाहते, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, हम यहाँ पर शॉर्ट में क्यों खींचे? कांग्रेस पार्टी इस चैप्टर में हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा, पहला आम चुनाव देखा, पार्टी प्रारंभ हुआ। ठीक है, देश में पहले में देश आज़ाद हुआ था, सबसे पहला देश आज़ाद हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, भारत लोकतांत्रिक देश को अपनाया, यानी लोकतंत्र को अपनाया, जिसके आधार पर भारत में चुनाव हुआ। लगातार 3 आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी जीता। उसके बाद मतदान के बदलते तरीके को देखा, कौन सी पार्टी को कौन से श्रेणी में रखा जा सकता है, इसके आधार को देखा। उसके बाद कांग्रेस के अलावा कुछ पार्टियां और भी आपको दिखा, स्वतंत्र पार्टी दिखा जिसका नेता आपको दिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ का नेता दिखा, सोशलिस्ट पार्टी, यानी और भी कुछ पार्टियां था जिससे जुड़े हुए कुछ व्यक्ति को हम लोगों ने देखा। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव रहा जो कि आपको हम लोगों ने बताया, और यहीं पर आपका चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। स्वतंत्र भारत मंत्रिमंडल के पहले शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, वहीं पर बी.आर. अम्बेडकर बात करेगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर सी राजगोपाला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा का नेता, भारतीय जनसंघ का संस्थापक। इसके अलावा भी क्या कहते हैं आपका भारतीय जनसंघ से संबंध दिखता है दीनदयाल उपाध्याय का और बलराज माधोक का। उसके साथ ही स्वतंत्र पार्टी जो बना था आपका 1959 में बना था। कब बना था? 1959 में बना था। और इसके साथ ही इसका संस्थापक कौन रहा? सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, ओमी मीनू मसानी, इन सभी का संबंध किस पार्टी से आपको दिखेगा? मीनू मसानी से। यहाँ पर हम लोगों ने इसके साथ ही कुछ प्रमुख पार्टियों को देखते हुए और हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।